कैपिटलाइजेशन रूल्स इन टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सब टाइटल और टाइटल के अंदर कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत जगह आपको अपने आंसर में टाइटल या सब टाइटल देना पड़ता है। सर ये आपने मैकेनिक्स ऑफ टूल्स बोला था ना, उसी के अंदर है ये टॉपिक? मैकेनिक्स ऑफ प्रोज। क्या सर? मैकेनिक्स ऑफ मैकेनिक्स प्रोज, प्रोज पोइट्री ठीक है, प्रोज। ठीक है, ठीक। आप लोग क्लास में अगर ईयरफोन यूज करेंगे ना तो लिसनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, तो एक बढ़िया सा ईयरफोन रखना है। ये आपके लिसनिंग को पावर को भी बढ़ाएगा और कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएगा। और कान भी खराब होगा। नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन रखते हैं तो कान खराब नहीं होंगे। मैं काफी दिन से कान यूज तो करता खराब हूँ। नहीं होते सर, लेकिन ये हेडफोन लगा, ईयरफोन या ब्लूटूथ कुछ लगाने से मेरे सर में प्रॉब्लम होता है सर। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती सर। ओके। मुझे भी होने लगा इससे। सर नहीं सर, ये नहीं, थोड़ा अच्छा वाला यूज सर कीजिए। ऐसा लगता है जैसे कान में कोई कीड़ा घुस गया है, है। कुल बुला रहा है, ऐसा लगता है जैसे कान में कोई कीड़ा घुस गया है। तो कई बार मैं खुद लाता हूँ कान पे, कहीं कुछ है तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है वो। नहीं, देखिए क्या है ना कि लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से ईयरफोन के अंदर एक झंझनाहट होने लगती है। वो सही टाइम होता है उसको फेंकने का। ईयरफोन की लाइफ 1 साल ही होती है, मैक्सिमम 1 साल चल गया तो मोर देन एनफ है। 6 महीने चल जाए। सर चलिए, तो आप बात करते हैं कि कहाँ कहाँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं जो ईयरफोन लगाया हूँ इसमें बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। कुछ साउंड कंट्रोल करने का कुछ इसमें है नहीं, रहता है कैसे? आपके मोबाइल में होगा ना साउंड कंट्रोल, एक्चुअली लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो लैपटॉप में भी होता है साउंड कंट्रोल। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। चलिए, तो सबसे पहले आपको नाउन्स को कैपिटलाइज करना है। द नाउन्स विल बी कैपिटलाइज्ड। टाइटल के अंदर जहां भी नाउन आएंगे उन्हें आपको कैपिटलाइज करना है। प्रोनाउंस विल बी कैपिटलाइज। जो भी आपको रेड लेटर में दिख रहा है, दे ऑल आर प्रोनाउंस। तो जहां भी आपको नाउन और प्रोनाउन दिखेंगे वो सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। बात किसकी चल रही है? टाइटल और सब टाइटल की। टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइटल और सब टाइटल की बात कर रहे हैं। जितने भी वर्ब्स आएंगे, ऑल वर्ब्स विल बी कैपिटलाइज। ठीक है, ऑल वर्ब्स विल बी कैपिटलाइज। all adjectives to be capitalized, all adverbs to be capitalized, and all subordinating conjunctions to be capitalized. ठीक है, all subordinating conjunctions to be capitalized। लेकिन वहीं अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे तो उन्हें कैपिटलाइज नहीं करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल साथ ही होते हैं। किसी को याद है साथ? तभी तो आप लिख पाएंगे, याद होगा तो। The for And and not but yet so I think these वेरी are गुड ज्योति, वेरी गुड। चलो 6 तो आपने बता दिए, एक रह गया। फैन वॉइस कोड आपको याद रखना चाहिए। yes sir, इसी से ही किया। ओके, FANBOYS। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये जहां भी आएंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में आएंगे, चाहे टाइटल में ही क्यों ना है। तो किन किन को आपको कैपिटलाइज नहीं करना है? अभी आपने देखा कि किस किस को कैपिटलाइज करना है। अब आप देख रहे हैं कि किसी किसी कैपिटलाइज नहीं करना है। तो प्रीपोजिशन जहां भी आएगा उसे कैपिटलाइज नहीं करना है जब तक कि वो फर्स्ट लेटर में अपीयर नहीं होता है। टाइटल का अगर वो फर्स्ट लेटर आ जाता है तब तो उसे करना पड़ेगा।
अदरवाइज बाकी टाइटल में कहीं भी अपीयर होगा तो उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी हमने बात किया, सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो फर्स्ट लेटर अपीयर नहीं होते हैं। टू एज ए इंफिनिटी, टू कहीं भी अपीयर होगा टाइटल के अंदर अदर देन द फर्स्ट लेटर तो उसे भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कोई भी आर्टिकल जब तक वो फर्स्ट लेटर अपीयर नहीं होता है तब तक उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कैपिटलाइज एन आर्टिकल एट द स्टार्ट ऑफ ए सबटाइटल। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, चाहे टू हो, चाहे आर्टिकल हो। अगर वो फर्स्ट लेटर है तो उसे कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? समथिंग सर, एक बार फिर से प्लीज। किसको? दिस इज लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टू या आर्टिकल अगर फर्स्ट लेटर अपीयर होता है, जैसे कि द इंग्लिश कन्वेंट्स, अब यहाँ पे द क्या है? सब टाइटल है। ठीक है। तो जब भी सब टाइटल में आर्टिकल आएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं और एक कॉलन दे करके लिखते हैं साइकोएनालिटिकल स्टडी, मार्क्सिस्ट स्टडी, तो वहां पे ए क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। तो सब टाइटल विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। क्लियर है? नोट कर लिया होगा सबने? यस सर। सेकेंड रूल, जब भी आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा, कैपिटलाइजेशन आपको कहीं भी मिलेगा और वहां पे अगर साथ में कोलन आ जाता है तो कोलन के बाद जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल में होगा। कोलन के बाद जो भी लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। एनीथिंग वट एवर कम्स, कोलन के बाद कुछ भी आ जाए हमेशा वो कैपिटल में ही होगा। इट विल नॉट बी इन स्मॉल लेटर। सर इस तरीके की तो हम लोग हेडिंग डाल मतलब स्कूल में डलवाते थे, ये सब कॉलम। हेडिंग की ही तो बात चल रही है। तो मतलब वही। वी आर टॉकिंग अबाउट हेडिंग ओनली ना। देखिए हेडिंग में क्या दिया हुआ है। यस सर। सर ये कॉलन के आपने एग्जांपल में कॉलन से पहले भी तो सारा कैपिटल में ही है, दो भी है, टी भी, री भी है उसमें। री एमर चलो एक ही वर्ड है, ऑफ का सिर्फ ओ ही तो है और सारा तो कैपिटल में ही है। तो यही रूल हमने सीखा ना कि फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। इसके अलावा जो भी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी आएगा सब कैपिटल में होंगे। प्रीपोजिशन हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। कोलन के बाद जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल में होगा। फ्रॉम चूंकि प्रीपोजिशन है इसलिए स्मॉल लेटर में है। अब इसकी बात करते हैं। बट सर ये केस क्यों कैपिटल में, सी क्यों कैपिटल में बना हुआ है? एक केस स्टडी फ्रॉम, केस क्या है? केस स्टडी क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ओके। तो अभी हमने रूल देखा कि किन किन चीजों को कैपिटलाइज नहीं करना है। तो उसमें 4 ही पॉइंट थे आपके। एक आपका प्रीपोजिशन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक इंफिनिटिव और एक आर्टिकल। बस इन चारों को कैपिटलाइज नहीं करना है आपको, बाकी सबको कैपिटलाइज करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि री इमर्जेंस में ई कैपिटल क्यों नहीं है? इमरजेंसी एक वर्ड है सर, हाइफन बीच में लगा तो है।
सर वो हाइफन की वजह से। सर वो वर्ब है और वो री इमर्जेंस एक वर्ब है, उसमें ई अलग से नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो री आर तो है ही कैपिटल। ओके, अगर हम लिखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी तो क्या होगा? बीच में हाइफन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक ही वर्ड है। एडजेक्टिव है देखिए यहाँ पे एक, लेकिन हाँ एक रूल, चलिए ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगला रूल यही है कि जहां भी कोई हाइफन आता है, हाइफन के पहले वाला वर्ड और हाइफन के बाद वाला वर्ड दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, तो दोनों ही कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही अगर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, जैसे कि फ्लैश ईटिंग, फ्लैश भी अपने आप में एक वर्ड है और ईटिंग भी अपने आप में एक वर्ड है। जब दोनों एक साथ आएगा तो हाइफन तो लगेगा, लेकिन दोनों ही कैपिटल हो जाएगा। जैसे वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर, तो यहाँ पे वाइस कैप्टन में सी क्या होगा? कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा? कैपिटल होगा, एग्जैक्टली। वाइस हाइफन सर री इमरजेंसी, अब री ई जो भी है, कैपिटल होना चाहिए था। अब री इमरजेंस के अंदर आर ई एक वर्ड नहीं है, अपने आप में इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये एक प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। एफिक्सेस के अंदर प्रेफिक्स और सफिक्स आते हैं, तो जब भी प्रेफिक्स सफिक्स यूज किया जाता है तो लेटर कैपिटल नहीं बनेगा, केवल प्रेफिक्स ही कैपिटल बनेगा। क्लियर हो गया? यस सर, अगर हाइफन रहा तो दोनों ही हो जाएंगे कैपिटल, अगर नहीं रहा तो सिर्फ फर्स्ट वन ही रहेगा। हाँ, दोनों अगर मीनिंगफुल हैं तो। सर यहाँ पे जब भी प्री और एंटी आएगा, इसके साथ हमेशा का हमेशा आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि दोनों ही प्रेफिक्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, सर जैसे आपने बताया जो हाइफन है, हाइफन से अगर पहले वाला वर्ड भी मतलब कि उसका कुछ मीनिंग है और बाद वाले का भी मीनिंग है, तब वही डिपेंडेंट बोला ना आपने, उसी को ही करेक्ट प्रॉपर करेक्ट, मीनिंग तो है वहां मतलब। पे तब दोनों ही कैपिटल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, या दूसरे एग्जाम्पल है। ठीक है, सर आपने बोला एंटी और प्री स्मॉल में होगा, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी। नहीं इसके बाद वाला मैंने कहा कि इसके बाद हाइफन के बाद जो वर्ड आएगा वो स्मॉल लेटर होगा, क्योंकि एंटी अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, ये जब दूसरे लेटर के साथ आता है तभी इसकी कोई मीनिंग निकलती है। ओके। ठीक है, चलिए अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कहाँ कहाँ कैपिटलाइजेशन होना चाहिए? चलिए, पहला पॉइंट है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इफ एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड। किसी भी लाइन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइटल की बात खत्म हो चुकी है, टेक्स्ट की बात चल रही है। तो किसी भी लाइन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। किसी भी इंसान का अगर नाम है या इनिशियल है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में होगा। नेम और इनिशियल में क्या फर्क है, कौन बताएगा?
नेम पूरा होगा, सर नेम तो इनिशियल प्रॉपर नाउन आ गया था, सर डॉक्टर या नेम तो मिस्टर प्रॉपर मिस्टर। नाउन में आ जाएगा सर। इनिशियल क्या होता है? मिस्टर शुरुआत मिसेज स्टार्टिंग। तो डॉक्टर शॉर्ट में फर्स्ट नेम। नो नो, तो सर फर्स्ट लेटर जैसे इनिशियल हो गया, आपका जैसे सरनेम होता है। इनिशियल आपका सरनेम होता है, ठीक है। जैसे दुर्गेश नारायण त्रिपाठी, तो आपका इनिशियल क्या होगा? त्रिपाठी। त्रिपाठी इज योर इनिशियल। तो फिर सर किसी का सर बैंक सरनेम में नहीं अक्सर लगता कहते जैसे हैं कि डॉक्यूमेंट। इनिशियल साइन कर दीजिए। इनिशियल्स हमेशा आपका सरनेम होता है, ये ध्यान रखना। कहीं भी फॉर्म में अगर इनिशियल भरना है तो आपको सरनेम लिखना है उसमें, नेम एंड इनिशियल्स। तो नेम में आपका नाम आएगा दुर्गेश नारायण और इनिशियल्स में त्रिपाठी। जैसे सर न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटिशियंस का नाम जैसे नीतीश कुमार है, मिस्टर कुमार, इस तरीके से बता रहे हो सर करेक्ट आप? करेक्ट करेक्ट। प्रोनाउन आई, आई को रॉयल वर्ड कहा जाता है, रॉयल वर्ड, रॉयल प्रोनाउन। ये अकेला प्रोनाउन है, कहीं भी आएगा ये कैपिटल ही रहेगा। आई पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपीयर होगा तो ये कैपिटल हो, राजा है, रॉयल है। ये भी कहीं कहीं लोग गलती कर देते हैं राइटिंग के अंदर। नेम्स सर ऑफ मंथ्स, ईयर, डेज। हाँ जी, सर आपने ये क्या बोला, आई को हम रॉयल वर्ड भी बोलते हैं? रॉयल प्रोनाउन, अच्छा, रॉयल प्रोनाउन। क्योंकि हमेशा कैपिटल लेटर में अपीयर होता है, ठीक है। जितने भी मंथ, ईयर, डेज, वीक, इन सब के नाम हमेशा कैपिटल में आएंगे। फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, डेज के नाम हो गए। एंड ईयर 1984, देन मंथ जनवरी, फरवरी, सब ये कैपिटल में आएंगे। टाइटल्स दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स पर्सनल नेम, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जैसे कि सीनेटर। लेकिन पर्सन के टाइटल को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये तभी कैपिटलाइज होगा जब साथ में उस आदमी का नाम जुड़ा हुआ हो, तभी वो कैपिटलाइज होगा। यहाँ पे सीनेटर तो है लेकिन उस आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो सीनेटर कैपिटलाइज नहीं होगा। कैप्टन, अब कैप्टन क्या है? अगर कैप्टन के साथ कैप्टन साहब का नाम भी लिखा हुआ है, कैप्टन सुरेश, तो कैप्टन कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन कैप्टन केवल वर्ड लिखा हुआ है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। कैप्टन ऑफ एन आर्मी, तो यहाँ पे कैप्टन क्या होगा? स्मॉल लेटर हो जाएगा। लेटर वही सर है एक लंबा लेकिन सेंटेंस है, सर एक लंबा सेंटेंस है जिसमें कैप्टन सुरेश हैज सेड दिस, उसके बाद में फुल स्टॉप करके बाद में लिखता है मिस्टर कैप्टन एलिजिबिलिटी रिपोर्टेड दिस। तो वो कैप्टन जो दूसरा वाला है वो कैपिटल छोटा रहेगा या बड़ा हो जाएगा? कैपिटल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब वो कैप्टन सुरेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो नाम बन गया, ठीक है। सारे प्रॉपर नाउन, जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे तो सारे कैपिटलाइज होंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन से डिराइव किया हुआ एडजेक्टिव, कैनेडियन वाइल्ड लाइफ। अब कनाडा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से डिराइव किया है हमने कैनेडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन वुमेन, अमेरिकन गर्ल। तो ये सारे क्या होंगे? कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। म्यूजिकल नोट्स ऑलवेज कैपिटल। एकेडमिक ग्रेड्स, यू ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हमेशा ये कैपिटल लेटर में होंगे। इन जनरल लोअर केस जेनरिक फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन का कहां कहां जेनरिक फॉर्म में लोअर केस में यूज होता है? तो अगर हमें आर्मी लिखना है,
अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कैपिटल होगा, लेकिन अकेला अगर कहीं भी अपीयर होगा तो ये स्मॉल लेटर में होगा। प्रेसिडेंट कैनेडी, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रेसिडेंट पी कैपिटल होगा, अदरवाइज नाम के साथ नहीं है तो स्मॉल होगा। ब्रुकलिन ब्रिज, अब ब्रिज जो है ब्रुकलिन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कैपिटल है, अदरवाइज ये स्मॉल होगा। हस्टोनिक रिवर, अब ये रिवर हस्टोनिक के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कैपिटल है, अदरवाइज रिवर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, मैं सर यहाँ गलतियां कर रहा था, जैसे ब्रुकलिन ब्रिज है तो ब्रुकलिन को हम लिख दिया कैपिटल में और ब्रिज को छोटा ही लिखता था, लेकिन अब पता चला तो ब्रुकलिन ब्रिज दोनों ही कैपिटल लिखने हैं। करेक्ट। तो डैशेस और पैरेंथेसिस, आपने एमिली डिकिंसन की पोएम पढ़ी हुई तो आपने देखा होगा कि एमिली डिकिंसन ने भर भर के डैशेस यूज किए हैं। और ये जान कोई आपको आश्चर्य होगा कि डैशेस भी कई तरह के होते हैं, एक हाइफन होता है, एक एम डैश होता है, एक एन डैश होता है, और तीनों का अपना अलग अलग रोल होता है। चाहे कोई भी डैश हो, उनका एक पर्पस होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करना। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे एम डैश और एन डैश पे। एम डैश जो कि लंबा वाला होता है, ठीक है। क्यों इसे एम डैश कहते हैं? क्योंकि इसका जो लेंथ है एम के बराबर होता है, एम के थिकनेस के बराबर इसका लेंथ होता है, इसलिए हम इसे एम डैश कहते हैं। और जो एन डैश होता है उसका थिकनेस छोटा होता है, एन के थिकनेस के बराबर होता है, इसलिए उसे हम एन डैश कहते हैं। तो ये आप देखिए, ये एन डैश है छोटा वाला और ये एम डैश है बड़ा वाला, ठीक है। जिसका थिकनेस एम के बराबर तो एम डैश, और जिसका थिकनेस एन के बराबर तो वो एन डैश। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या दोनों के यूज में डिफरेंस है, क्योंकि हमने तो केवल हाइफन ही लिखा है जिंदगी में, है ना। कभी सोचा नहीं एम डैश एन डैश नाम की भी कोई चिड़िया होती है। तो आज दोनों के यूज को सीखेंगे और आज से यूज करना शुरू करेंगे। तो आपने ये जान लिया कि एम डैश बड़ा होता है और एन डैश छोटा होता है। एम डैश जो है हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए किया जाता है। एम डैश बड़ा वाला डैश हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए किया जाता है, और इसकी खासियत यह है कि इसके डैशेस को अगर हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन्ड, द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन्ड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो आप एम डैश को बीच में डाल करके अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं चेक करना है, क्योंकि ये टोटली सेट ऑफ होता है, सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है, इसका कोई भी सेंटेंस से लेना देना नहीं होता है। ओके, सो द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन्ड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? ये ओरिजिनली जून में शेड्यूल किया गया था, ओरिजिनली शेड्यूल फॉर जून वाज पोस्टपोन्ड। और यहां पे हम पैरेंथेसिस को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा पैरेंथेसिस है, दोनों तरफ से कोस्ट लगा देना, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। मैकेनिक्स ऑफ प्रोज के अंदर, राइटिंग के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। दोनों सिनोनिमस हैं, चाहे तो आप डैश एम डैश यूज कर लीजिए, चाहे तो आप पैरेंथेसिस यूज कर लीजिए, दोनों ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, और वो इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस से अलग होती है। वहीं जो एन डैश है ये देखने में छोटा लगता है, और ये एक रेंज को इंडिकेट करता है। एन डैश रेंज को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 10 AM टू 2 PM। अब यहाँ पे हम एम डैश यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एन डैश छोटा वाला डैश यूज करेंगे, ये रेंज को इंडिकेट करता है।
एन डैश हमेशा रेंज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जहां भी रेंज आपको दिखे आप समझ जाइए कि ये एन डैश है, ये हाइफन नहीं है। ठीक है, द स्टडी कवर्ड द ईयर्स 1990 टू 2000, ये एक रेंज है। क्लियर है? यहां पे सबसे जरूरी बात है कि डैश चाहे एम हो चाहे एन हो, ना उसके आगे स्पेस रहेगा ना उसके पीछे स्पेस रहेगा। यहाँ पे जनरली एकेडमिक राइटिंग में लोग गलती कर बैठते हैं, स्पेस दे देते हैं। स्पेस नहीं देना है, नो स्पेस बिफोर और आफ्टर, चाहे आप कोई भी एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो। तो ये चीज हमें बहुत पहले सीखनी चाहिए। इन स्कूल डेज दिस ऑल थिंग्स शुड बी टॉट, लेकिन अब नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। अब इन दो सिचुएशन के अलावा जहां भी आप डैश डालेंगे दैट डैश विल बी कॉल्ड एज हाइफन। जैसे कल हमने हाइफन देना सीखा था, हमने वाइस चांसलर, प्रो चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, बीच में हम क्या दे रहे थे? हाइफन दे रहे थे, दो वर्ड को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो वो हाइफन हो गया। तो तीन तरह के डैशेस आपने सीख लिए, एक हाइफन, एक एम डैश, एक एन डैश। और पैरेंथेसिस इज सिनोनिमस टू एम डैश, इसी को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं पैरेंथेसिस का। द प्लेज हीरो इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज अ वेटरन ऑफ द वॉर, ये पूरा सेंटेंस है और इसमें हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किया है ऐड, वो पैरेंथेसिस में किया है। ये पूरा इंफॉर्मेशन एडिशनल है, तो या तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें या फिर एम डैश लगा दें। क्लियर है? नाउ एनी डाउट? माय स्लाइड इज ओवर, एनी डाउट? एन डैश और हाइफन में क्या डिफरेंस है एप्लीकेशन में? किसमें? एन डैश और हाइफन। हाँ, एन डैश इज ओनली यूज्ड फॉर रेंज। जहां भी रेंज के अंदर हाइफन लगा हुआ है आप उसे हाइफन नहीं कहेंगे, उसे एन डैश कहेंगे। और दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए जो डैश डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइफन। ओके सर, देखने में सेम होता है पर उसका एप्लीकेशन देखने अलग में है। सेम होता है बट एप्लीकेशन इज डिफरेंट। अरे जो आपने बताया नो यहाँ स्पेस पे कम, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन डैश इज स्लाइटली लॉन्गर देन अ हाइफन। देखने में सेम लगता है बट वास्तव में स्ट्रक्चर इसका हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। तो हाइफन सबसे छोटा, एन डैश उससे बड़ा और एम डैश उससे भी बड़ा। जब एम डैश के जगह पे पैरेंथेसिस का जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद सर स्पेस होगा कि नहीं, या पहले? हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। द कॉन्फ्रेंस ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर जून वाज पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो कहीं स्पेस आपको दिख रहा है इसमें? उसमें तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं है। नो स्पेस कम्स बिफोर और आफ्टर द डैश। पैरेंथेसिस रहेगा तो भी नहीं रहेगा? तो भी नहीं रहेगा। ओके। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस के साथ कोई भी गैप नहीं दिखाया गया है। यहाँ भी पैरेंथेसिस के बाद गैप होगा लेकिन पहले नहीं होगा। पैरेंथेसिस के बाद गैप होगा सर? देखिए यहाँ पे जितना गैप छोड़ा गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, The parenthesis means quoting something, no? नहीं, कोटेशन तो अलग हो गया ना। पैरेंथेसिस इज यूज्ड फॉर गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो उसे पैरेंथेसिस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्लेज हीरो। अब जो प्ले है उसका हीरो से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टाउन्स पीपल जो हैं उसको हीरोइक समझते थे, इसलिए हम यहाँ पे हीरो कह रहे हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
Okay, to add something. Yes, clear. सर add मेरी कोई in क्वेश्चन हाँ सर मतलब आपका जो नोट्स होता है मतलब मोस्टली जो आपका ये जो सारा ये कैपिटलाइजेशन रूल्स है जो मार्जिन लिखने का ये सारा चीज फॉलो होता है या नोट्स में नहीं होता है सर? देखिए डिपेंड करता है कि किसको कितनी जानकारी है और कितना फॉलो करता है। क्योंकि सर मैंने आपके नोट से पढ़ रहा था तो हेडिंग तो मैंने आपके नोट से ही मोस्टली डाले थे तो मुझे लगा कि आपने शायद फॉलो किया है तो कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि सारा वो बस पहला लेटर आपका उसमें था और बाकी सब ऐसे स्मॉल में हेडिंग में था तो मुझे लगा कि यही चीज हो सकता है सही। नहीं, अब चूंकि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब मेरी जिम्मेदारी जो है वो बदल गई है ना। अब मुझे आपको इस तरह से ट्रेन करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। थैंक यू सो मच। Sir, parenthesis can be replaced with M dash. हाँ जी, बोथ आर सिनोनिमस। क्लियर है? सर हाँ जी, यहाँ पे हम डैश के जगह पे कॉमा का यूज करते हैं ना कभी कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। नहीं कभी भी नहीं, कॉमा का ऐड जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कभी नहीं यूज करते हैं। ऐसे कहीं 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 जैसे लिखा था द कॉन्फ्रेंस कॉमा ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर जून कॉमा वाज पोस्टपोन्ड। वो गलत है। ओके सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का बस दो ही तरीका है, या तो एम डैश से दे लो या पैरेंथेसिस से दे लो। सर वो सिंथेसिस में होता है ना ऐसे सिंथेसिस में कई सारे वर्ड को पैरेंथेसिस में कॉमा का यूज सर देखे हैं सर ये आप बोल रहे हो ग्रामेटिकली मतलब पंक्चुएशनली रॉन्ग है क्योंकि बहुत देखे हैं सर कॉमा जैसे आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कॉमा करके वांट टू स्टेट दैट ऐसे लेटर में भी लिखा रहता है। हाँ, आगे आगे मैं parenthesis आने वाला। वाले सेशन में कॉमा के ऊपर एक लंबा क्लास लूंगा, उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सर कॉमा ये के जो आपने कॉमा के 20 से ज्यादा एप्लीकेशन है। हाँ जी, सर ये जो आपने लिखा नो स्पेस कम्स बिफोर और आफ्टर द दैश तो सर ये तीनों में एप्लीकेबल है ना, मतलब ये तीनों हाइफन में। हाँ सर तीनों में एप्लीकेबल है। कॉमा जो है सबसे डिफिकल्ट और डेंजरस पंक्चुएशन है। मैकेनिक्स ऑफ प्रोज के अंदर कम से कम 150 पेज में ये बताया गया है कॉमा कैसे यूज करते हैं। 150 पेजेस, कैन यू बिलीव इट? और कितने तरह के कॉमा होते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ प्रोज इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख गए तो यू विल बी ए स्कॉलर। सर कॉमा है या पूरा पूरा कॉमा में ही पहुंचा देगा? किताब है, कॉमा एक किताब है। सुनते ही आदमी कॉमा में पहुंच जाए। सर ये जो पीडीएफ था सर वो जो पीडीएफ था उसमें एमएलए और एपीए सब था तो उसमें 8th एडिशन तक का एग्जाम्पल दिया था, 9th एडिशन का कोई एग्जाम्पल नहीं था। तो अगर आप उसमें आप ऐड कर देते या फिर हम लोग को इस क्लास के दौरान ही बता देते 9th एडिशन वाला तो अच्छा रहता। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है? वही तो है ये। अरे बाप रे सर ये तो बहुत लेंदी है। वो कह रहे थे मैं आपको, हाँ वो बहुत लेंदी है, मैं आपको यहाँ पे उतना ही बताऊंगा जितना आपको जरूरत है, इसलिए क्लास रखा गया है। ये सारी चीजें एमएलए, हाँ ये सारी चीजें एमएलए और एपीए सब में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो 700-800 पेज की किताब है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। सर बिब्लियोग्राफी लिखते समय एमएलए एडिशन को यूज करने के लिए 1-2 एग्जांपल बता दीजिए। वो भी पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में हो, तो सारा कुछ स्टडी करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यू विल बी कंप्लीटली एक्सपर्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मैकेनिक्स ऑफ प्रोज। तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको ये सब सीखने को मिल रहा है, अदरवाइज 100 में 99 लोगों को ये सब सीखने को नहीं मिलता है। चलो, तो आज के 10 मिनट के सेशन में हम बात करेंगे एपोस्ट्रोफ की। ठीक है, जब एपोस्ट्रोफ की बात करते हैं
तो एपोस्ट्रॉफ दो तरह का होता है, एक सिंगल एपोस्ट्रॉफ और एक डबल एपोस्ट्रॉफ। तो सबसे पहले हम सिंगल एपोस्ट्रॉफ की बात करेंगे। तो ये या तो प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है या अपना पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार जताने के लिए इसको यूज किया जाता है। समटाइम्स दे आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कंट्रैक्शन, जैसे कि कांट, कैन नॉट, वुडंट, वुड नॉट, जनरली टू बी अवॉइडेड इन स्कॉलरी राइटिंग। लेकिन जब आप स्कॉलरी राइटिंग करेंगे तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। स्कॉलरी राइटिंग मतलब जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, कम से कम यूज करना है, पूरा फुल फॉर्म यूज करना है। So wherever the formal tone is required, you are not supposed to use this contracted form. ठीक है, अब देखते हैं कि ये पॉजेसिव फॉर्म में कैसे काम करता है। अ पोएम्स मीटर मतलब कि पोएम का मीटर, तो यहाँ पे पोजीशन हो गया। टू फॉर्म द पॉजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई ऑलरेडी प्लूरल है और इट इज एंडिंग विथ एस, तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफ, सिंगल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे और इसके बाद एस नहीं लिखेंगे। Even sometimes, if it is not a plural noun, it is a singular noun, singular proper noun that ends with s, then also you can't use one more s, like Charles Dickens novel। अब चार्ल्स डिकेंस, डिकेंस के नाम में ही एस है, ऑलरेडी एस है, तो वहां पे एक और एस नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे एस के बाद एक सिंगल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे और डिकेंस लिखेंगे, नोवेल्स लिखेंगे, चार्ल्स डिकेंस नोवेल। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो सर दोबारा बताना सर, ये तो समझ में नहीं आया जो आपने चार्ल्स डिकेंस का वो दिया है। आप लिखोगे चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस का स्पेलिंग जो है क्या होगा डिकेंस का? DICKENS। हाँ, अब चूंकि नाम में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, अब उसको पॉजिटिव बनाना है, चार्ल्स डिकेंस का नोवेल, तो आपको इस तरह का एस लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह का एपोस्ट्रोफ लगाना है। ये एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके नाम में एस है एंड में। ठीक है जी सर, सर थैंक इसका यू। करेक्ट उच्चारण क्या है सर? किसका? ये जो हेडिंग है मेन, एपोस्ट्रोफ। हम लोग तो इसको अपोस्ट्रोफी साउंड प्रोनाउंस करते हैं इसका। इट्स एपोस्ट्रोफ। ओके, ठीक है, to form the possessive of a noun that ends in s in both singular and plural form, add an apostrophe। तो अभी मैंने बताया कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ऑटोमेटिक एस के साथ एंड होते हैं, जैसे कि एथिक्स, एथिक्स में ऑलरेडी एस है, बिल्कुल जैसे चार्ल्स डिकेंस का मैंने बताया। तो ऑलरेडी जहां पे एस होगा वहां पे पॉजेसिव में दोबारा एस इस तरह से नहीं लगाएंगे। ठीक है, जहां पे कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना। Yes, sir. To form the possessive of an irregular plural noun not ending in s, add apostrophe and an s। अब ये देख समझ लेते हैं कि इरेगुलर प्लूरल नाउन क्या होता है। इरेगुलर नाउन और रेगुलर नाउन में क्या डिफरेंस है, किसको पता है? जैसे सर वोमेन में उसका नेचुरल स्पेलिंग WAMAN है, और उसमें जाके अगर स्पेलिंग का नेचर चेंज होता है ऐसे में प्लूरल करने के लिए, तो वैसे नहीं। ओके, और कोई?
चलो कोई नहीं, आपने सही बताया, शशि ने आंसर बिल्कुल सही बताया है। जब भी किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए SES यूज किया जाता है उसे हम रेगुलर नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए SES के अलावा कुछ और करना पड़ता है, उसका पूरा फॉर्म चेंज करना पड़ता है, तो उसे हम इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। तो वुमेन को वुमेन्स ने नहीं करके हम वीमेन कर देते हैं, तो ये इर्रेगुलर हो गया। मैन को मैंस नहीं करके मेन कर देते हैं, तो ये इर्रेगुलर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वर्ब भी होता है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके 3 फॉर्म जब करते हैं तो ईडी लग जाता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनका पूरा फॉर्मेट ही बदल जाता है। गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब हो गया। हेल्प, 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 ये रेगुलर हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही नाउन भी है। तो जब भी हम इर्रेगुलर प्लूरल नाउन जो कि एस से एंड नहीं हो रहा है, वहां पे हमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रेगुलर होता तो ऑलरेडी एस होता ना, उसमें रेगुलर नाउन होता तो प्लूरल होता तो ऑलरेडी उसमें एस लगा होता, तो वहां पे आपको लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, टू फॉर्म पॉजेसिव ऑफ एनी सिंगुलर प्रॉपर नाउन एड एन एपोस्ट्रोफ एंड एन एस। डुबोइस इज एसे, सही है गलत है? इसमें एस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लग भी सकता है, नहीं भी लगता है कई बार ऐसा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए इसे तो। ये गलत है। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने आपको दिया था, ये जानने के लिए, पहचानने के लिए आप सही गलत पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। रोम्स एंसेंट मॉन्यूमेंट्स, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। use an apostrophe to form the plurals of letters used as letters। एक लेटर अगर वर्ड की तरह यूज किया जाए है तो यहां पे हमें पोजेसिव एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो द वर्ड्स accommodation has 2 C's and 2 M's। She ended her messages by typing 3 Z's। अब कहां पे आपको एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है, तो जब भी आप एब्रेविएशन यूज करेंगे तो वहां पे आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। PhDs, 1960s, TVs, लेकिन ध्यान रखना है कि ये एस जो है वो स्मॉल हो जाएगा। हर एक एब्रेविएशन के साथ प्लूरल बनाएंगे तो स्मॉल एस यूज करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ये जैसे इसमें पीपीटी में दिख रहा है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखना है। करेक्ट। पर अभी तो आपने कहा ना, डू नॉट यूज, डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफ। इसमें एपोस्ट्रोफ कहाँ दिख रहा है आपको? ओह ठीक है सर, समझ गए। जब भी एब्रेविएशन का प्लूरल बनाएंगे, एब्रेविएशन का प्लूरल बनाते समय एपोस्ट्रोफ को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे कोट की तरफ, स्केयर कोट। स्केयर कोट का मतलब होता है, मैंने पहले बताया, डबल कोट। डबल कोट इज कॉल्ड एज स्केयर कोट। सर ये सब बहुत अच्छे से सिखाया गया है प्राइमरी में और अपर क्लासेस में, लेकिन ड्रिलिंग हुई नहीं और उसको बहुत ज्यादा हमने प्रैक्टिस किया नहीं, तो सब कुछ चला गया, गॉन। कोई भी साइंस ना रिपीट किया जाता है, तो ऐसा नहीं मालूम था ये सब।
जब चीजों की जरूरत पड़ती है तो सीखने में भी मजा आता है। Exactly, sir. I do. तो स्केयर कोड जो है हमेशा कोड को करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी सोर्स से उसे उठाते हैं तब उसे यूज किया जाता है। इसके अलावा चैप्टर की टाइटल या आर्टिकल के टाइटल को कोट करने के लिए यूज किया जाता है। चैप्टर या आर्टिकल के टाइटल को, जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है या आपकी किताब में कोई चैप्टर है, उसे कोट करना है तो हम इसे यूज करेंगे। ठीक है। हाँ जी प्रतिमा। सर इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं ना? बच्चों के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है, बड़ों के लिए स्केयर कोड। तो मतलब जो हमने पढ़ा है वो रॉन्ग है? नहीं रॉन्ग नहीं है, वो भी सही है, लेकिन अब आप मैच्योर हो गए ना। यस मैच्योरिटी के हिसाब से नाम बदल देना है। ओके सर इसमें जैसे डबल इन्वर्ट कॉमा है, अगर इसको सिंगल इन्वर्ट कॉमा रखें, एक कभी कभी मैंने देखा कि एक ही इन्वर्ट कॉमा दोनों तरफ होता है लगा है, तो ये क्या वो गलत डिफरेंस इसमें क्या है? वो गलत होता है। वो जब भी हम कोड करेंगे तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा स्केयर कोड ही लगाना है। तो जिनको जानकारी नहीं होती है, इतनी प्रोसेस मैकेनिक्स अप्रोच की जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग ऐसी गलतियां करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग मैकेनिक्स अप्रोच के मास्टर होते हैं ना, दे चार्ज वेरी हाई फॉर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। एक पेज के 10-10 हजार रुपए लेते हैं, एक पेज की प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करने की। ओनली रीड करने के लिए सर? हाँ जी, ओनली रीड करने के लिए, केवल रीड करके अमेंड करने के लिए। अच्छा अमेंड भी करेंगे? अमेंड भी करेंगे ना, क्वालिटी चेक से गुजरता है वो। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे नियम होते हैं। अभी तो हमने 3 ही 4 क्लास ली हैं आपकी, अभी आगे देखते जाइए कितने सारे नियम हैं। तो आपको जितना पता है उतना तो कुछ आपने मैकेनिक्स अप्रोच सीखा ही नहीं है, आपने बस लिखना सीखा है, लेकिन नियम के साथ कैसे लिखने हैं वो अब सीख रहे हैं।